हर किसी की हैंडराइटिंग फिंगरप्रिंट्स की तरह ही यूनिक होती है, पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि बचपन की वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हमारी पहचान, हमारा सिग्नेचर कैसे बन जाती हैं? चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। तो यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हम सबने तय किया है, लेकिन शायद ही कभी इस पर गौर किया हो। सब कुछ यहीं से शुरू होता है, एक बच्चे की पहली कोशिशें। हर अक्षर को कितने ध्यान से बनाया गया है, जैसे हर स्ट्रोक एक जीत हो। ये वो दौर है जब दिमाग और हाथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीख रहे होते हैं। आम तौर पे हम सब यही मानते हैं कि प्रैक्टिस के साथ हैंडराइटिंग धीरे धीरे बेहतर होती जाती है, मतलब एक सीधी लाइन में सुधार होता है। पर साइंस कुछ और ही कहता है। असल कहानी इतनी सीधी है ही नहीं, बल्कि उसमें उतार चढ़ाव हैं और एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ भी आता है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें लिखने के पीछे काम करने वाली दो पावरफुल फोर्सेस को देखना होगा, एक हमारा दिमाग और दूसरा हमारा हाथ। देखिए, लिखने का काम सिर्फ हाथ का नहीं है, ये एक ही वक्त पर दो काम हैं। एक तरफ तो दिमाग है जो ये तय करता है कि क्या लिखना है, कौन से शब्द चुनने हैं, उनकी स्पेलिंग क्या है, और दूसरी तरफ है हाथ, जिसका काम उन आइडियाज को कागज पर अक्षरों की शक्ल देना है। अब जो चीज़ इसे वाकई मुश्किल बनाती है वो है हमारी वर्किंग मेमोरी। सोचिए, ये हमारे दिमाग का एक छोटा सा डेस्कटॉप है जिस पर ज्यादा जगह नहीं है। जब हम लिखते हैं तो सोचने का काम और लिखने का काम दोनों इसी लिमिटेड जगह के लिए आपस में मुकाबला करते हैं। और यहीं पर असली टकराव शुरू होता है। हो सकता है एक बच्चे के मन में तो बहुत अच्छे आइडियाज आ रहे हों, लेकिन उसके हाथ अभी इतने काबिल नहीं हुए हैं कि उन्हें कागज पर उतार सकें। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। और ये हमें कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर ले आता है, एक ऐसा फेज जिसे मेसी मिडल या अव्यवस्थित मध्य कहा जा सकता है। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उनकी हैंडराइटिंग एक जैसी होती जाती होगी, कंसिस्टेंट हो जाती होगी, राइट? तो इसका जवाब है गलत। असल में इसका ठीक उल्टा होता है। साइंटिस्ट इसे हैंडराइटिंग वेरिएबिलिटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब एक ही इंसान एक ही लेटर को बार बार लिखता है तो उसमें कितना फर्क आता है। ये चार्ट कुछ बहुत ही हैरान करने वाला दिखाता है। स्टडीज से पता चला है कि 7 साल की उम्र में हैंडराइटिंग में वेरिएबिलिटी कम होती है, लेकिन 10-11 साल की उम्र के आसपास ये अचानक से बढ़ जाती है, अपने पीक पर पहुंच जाती है और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी ये सीधी लाइन में सुधार नहीं, बल्कि एक उल्टी यू शेप जैसा है। और जैसा कि रिसर्चर्स यान और फिशर बताते हैं, ये सिर्फ हैंडराइटिंग के बारे में नहीं है। कई कॉम्प्लेक्स स्किल्स सीखने का तरीका ऐसा ही होता है, जहां प्रोग्रेस हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं होती। तो सवाल ये है कि अगर ये गड़बड़ी इम्प्रूवमेंट का हिस्सा नहीं है, तो फिर इस मेसी फेज का आखिर मकसद क्या है? ये हो क्यों रहा है? ये जो अव्यवस्था है ना, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये एक फीचर है। ये विकास का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। असल में ये एक्सपेरिमेंटेशन का दौर है। ये वो दौर है जब लिखने वाला सिर्फ नियमों को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि अपनी खुद की स्टाइल खोजने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। अब इस एक्सपेरिमेंटेशन को आखिर मापा कैसे गया? इसके लिए साइंटिस्ट्स को एक तरह से जासूस बनना पड़ा। जैसे उन्होंने डी लेटर के लूप को एनालाइज किया। क्या वो लूप खुला है या बंद है या बिल्कुल फ्लैट बना हुआ है? ऐसी हर छोटी छोटी डिटेल को नोट किया गया। या फिर एम लेटर में जो मेहराब या आर्चेस बनते हैं, उनकी गिनती और शेप क्या है? इस तरह के दर्जनों छोटी छोटी डिटेल्स को कोड करके वो हैंडराइटिंग में आ रहे बदलावों को नाप पाए। तो ये पूरा सफर कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले नियम सीखे जाते हैं, फिर आता है वो मेसी मिडल वाला फेज जहां खोज और एक्सपेरिमेंट होता है। इसके बाद लिखने वाला वो तरीके चुनता है जो उसके लिए बेस्ट काम करते हैं, और आखिर में यही चुनी हुई स्टाइल ऑटोमेटिक हो जाती है, जो एक यूनिक सिग्नेचर बन जाती है। तो आखिर में ये सब हमें बताता क्या है? ये सिर्फ हैंडराइटिंग के बारे में नहीं है, ये सीखने के प्रोसेस के बारे में एक बहुत बड़ी बात बताता है। इस बात को याद रखिएगा, जब हैंडराइटिंग सबसे ज्यादा इनकंसिस्टेंट यानी गड़बड़ लगती है ना, असल में वही वो वक्त है जब हजारों छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स से एक यूनिक पर्सनल स्टाइल पैदा हो रहा होता है।
और ये एक्सपेरिमेंट काम करता है। स्टडी में ये पाया गया कि 55.5% राइटर्स के हैंडराइटिंग सैंपल्स इतने कंसिस्टेंट थे कि कंप्यूटर एनालिसिस में उन्होंने परफेक्ट क्लस्टर्स बनाए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनका पर्सनल स्टाइल अब बहुत मजबूत और पहचानने लायक हो चुका था। ये जो उल्टे यू शेप का पैटर्न है, ये हमें हर जगह देखने को मिलता है। चाहे कोई गिटार सीख रहा हो, कोई नई भाषा या कोई नया स्पोर्ट। मास्टरी हासिल करने के लिए पहले रूल सीखना, फिर उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना और आखिर में अपना स्टाइल डेवलप करना, ये प्रोसेस ज़रूरी है। तो अगली बार जब कोई किसी चीज़ को सीखने के दौरान स्ट्रगल करता दिखे, तो याद रखिएगा, हो सकता है वो पीछे नहीं जा रहा। शायद वो अपने मेसी मिडिल में है, एक ऐसी जगह जहां असली मास्टरी और एक यूनिक स्टाइल का जन्म होता है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी के और किन हिस्सों में यही गड़बड़ी, यही मेस असल में मास्टर बनने की चाबी है।